हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने आरबीआई बैंकिंग के बेसिक्स समझे थे, हमने आरबीआई के फंक्शंस कर लिए थे। नाउ लेट अस मूव अहेड। आज के सेशन से थोड़ा सा और कंसेप्चुअल सेक्शन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी रटने रटाने की चीजें खत्म हो जाएंगी और हम लोग जो है अब कंसेप्ट्स को पकड़ना सीखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी कंसेप्चुअल मोड लेती है। वो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेसिक, या मैं कहूँ सबसे आसान, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हिंदी में आपको पता है मुद्रास्फीति कहलाता है, महंगाई हम इसको देसी भाषा में कह देते हैं। तो कैसे होता है, क्या होता है, किसको कहते हैं, ये हम समझेंगे और इसके इफेक्ट्स क्या है वो भी आज के ही सेशन में जानेंगे। देखिए, जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, महंगाई मतलब कोई चीज पहले 10 रुपए की आ रही थी, उसके दाम बढ़ के हो गए 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, हम क्या कहेंगे कि उसमें महंगाई आ गई है, यानी उसके प्राइस राइज हो गए हैं किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विस के। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप लोगों को चॉकलेट जो है डेयरी मिल्क 100 रुपीज की मिल रही थी, अब वही डेयरी मिल्क 150 की हो गई, तो आप क्या कहेंगे कि चॉकलेट तो महंगी हो गई है, यानी चॉकलेट में इन्फ्लेशन आ गया है। ऐसे ही मान लीजिए, ये तो होगी गुड्स की बात। गुड्स क्या होता है? कोई भी वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जो टेंजिबल है, जिसको आप छू सकते हो, उसको तो कहते हैं हम गुड्स। और कोई भी वो चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो प्रोवाइड करवा रही हूं दैट इज सर्विस। आप मेरे इस ज्ञान को, आप मेरी सर्विस को, आप मेरी इस टीचिंग को छू नहीं सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सर्विस है, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जो अपना आप लोगों का इलाज करता है, वो क्या है? वो एक सर्विस है। ऐसे ही सीए जो आपके पैसे को, आपके फाइनेंस को मैनेज करता है, वो उसकी एक सर्विस है ना। सर्विस टैक्स लगता था कि कोई आपको परोस रहा है कुछ, आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको कोई वेटर परोस रहा है कुछ, सर्व कर रहा है कुछ, वो क्या था? वो सर्विस टैक्स लेते थे कि हमने आपकी सेवा की है, हमने आपको हॉस्पिटैलिटी दी है, तो उसका सर्विस लगेगा, सर्विस चार्ज लगेगा। तो गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, समझ गए? तो गुड्स में मैंने ये कह दिया कि दालें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, ये तो हो गई गुड्स की बात है, जब उनके प्राइस राइज हो रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर जो है वो अपनी फीस बढ़ा दे, ओपीडी फीस, हम क्या कहेंगे? डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज में इन्फ्लेशन ला दिया है, डॉक्टर ने की सर्विसेज जो है वो पहले से महंगी हो गई है। कोई लॉयर है, कोई लॉयर पहले मान लीजिए किसी केस के 1 लाख लेता था, अब लॉयर ने 1,75,000 कर दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि लॉयर ने अपनी सर्विसेज महंगी कर दी है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, यानी कि जो भी हमारे गुड्स हैं और जो भी हमारी सर्विसेज हैं, इनके अंदर जितना भी प्राइस राइज होता है उसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, उसको हम कहते हैं महंगाई आ गई। कोई चीज 10 रुपए की थी, उसके दाम 11 रुपीज भी हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, उसके अंदर महंगाई आ रही है। ठीक है, तो महंगाई होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन बेसिक सी वो हमने समझ ली। अब हमें समझना है ये होती क्यों है, महंगाई किस वजह से होती है। क्या ऐसा हो जाता है कि जो चीज कुछ दिन पहले अभी 5 रुपए की मिल रही थी, वो चीज अब 50 रुपए की मिलने लगी? हम भी ऐसे बात करते हैं ना, जब हम बचपन की स्कूल टाइम की चीजें खाते हैं कि हम तो देखो नटखट ना 1 रुपए का लाते थे, अब यही नटखट 10 रुपए का आने लगा है। तो मतलब ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये प्राइस राइज हो जाते हैं, उसको जानिए। देखिए, इसकी वजह है डिमांड। क्या है इसकी वजह? इसकी वजह है डिमांड, डिमांड का बढ़ना। अब इस केस को समझना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूं। अब जैसे ही विंटर शुरू होगा, जैसे ही विंटर शुरू होगा, विंटर स्टार्ट होगा, जो अभी थोड़ा थोड़ा हो चुका है, जैसे ही विंटर शुरू होगा, आप लोग जैकेट्स की डिमांड बढ़ा देंगे, आप लोग वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। आप देखना, उस समय जैकेट्स जो है, जो सिंपल अभी आपको 1500 रुपए की जैकेट मिल जाएगी, वो जैकेट के दाम आपको वहां पे 2500, 3000 ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान वुलन क्लोथ्स की डिमांड करने लगेगा। फिर आप देखोगे कि एक समय आता है जिसको कहते हैं ऑफ सीजन, कि सीजन ऑफ हो गया है। ऑफ सीजन का मतलब क्या है कि विंटर्स जा रही हैं, अब वही जितनी चीजें थी, जो जैकेट्स महंगी महंगी मिल रही थी, उन पे ऑफ आ जाता है, उन पे सेल लगने लग जाती है। फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। मानते हैं ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, जैसे ही सर्दी चली जाएंगी, वुलन क्लोथ्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम और आसान करके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ना 5 पेन है, या मैं कहूं मेरे पास 5 बुक्स हैं,
मेरे पास 5 बुक्स हैं और उन बुक्स को मानने के लिए सामने 500 लोग खड़े हैं कि हमें ये किताब चाहिए, हमें ये किताब चाहिए, और मेरे पास केवल 5 ही बुक्स रखी हैं। अब मैं क्या करूंगी? इन भीड़ को हटाने के लिए मैं अपनी 5 बुक्स के जो प्राइस हैं वो राइज कर दूंगी, मैं इनको महंगा कर दूंगी। मुझे ऐसा पता है कि इन बुक्स को मैं 2 गुने दाम पे भी बेचूं तो इन 500 में से कोई 5 लोग तो ऐसे हो जाएंगे जो इन किताबों को खरीद लेंगे। यानी जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है और उसकी सप्लाई है नहीं, उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है, उस केस में हम महंगाई को देखने को मिलता है, उस केस में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट में सामान उतना है ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज उतनी है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? आपके प्राइस जो है वो राइज हो जाएंगे। तो यानी प्राइस राइज होने की वजह क्या है? डिमांड। अब अगली चीज हमें यह समझना है कि डिमांड क्यों बढ़ता है, डिमांड बढ़ती क्यों है। मतलब हमने देख लिया कि जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, मतलब मार्केट में उतना सामान है नहीं जितनी डिमांड है, और इस वजह से महंगाई बढ़ती है, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हमें ये जानना है कि ये डिमांड क्यों बढ़ती है, ऐसे क्या हो जाता है कि एकदम से डिमांड में हाइक आ जाता है। अभी आप देखोगे नवंबर में, जनवरी के पास जो ऑटोमोबाइल हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। हर किसी इंसान को ये क्रेज होता है दिवाली पे हम लोग गाड़ी निकालें, हम लोग न्यू ईयर पे नई गाड़ी खरीद ले, एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हो जाता है कि वो डिमांड बढ़ जाती है? ऐसा क्या होता है आपके पास? आपके पास होता है पैसा। जितना ज्यादा पैसा जिसके पास होगा वो उतनी ही ज्यादा डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर मनी है ही नहीं, या मेरे पास तो ओनली 10 रुपीज ही है, मैं सोचूंगी कि मुझे करेटा गाड़ी लानी है या मुझे कोई भी गाड़ी लानी है, बिकॉज आई हैव ओनली 10 रुपीज, मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं। मैं सोचूंगी ही नहीं कि मुझे गाड़ी बुक करवानी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करनी है, मुझे मूवी देखने जानी है। अब जैसे ही मेरे पास पैसा बढ़ने लग जाएगा, मैं भी इन चीजों की डिमांड करने लग जाऊंगी। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास जितना पैसा होगा, जितना मनी का सप्लाई उनके हाथ में होगा, उनकी पॉकेट में जितना पैसा होगा, वो लोग उतनी ही डिमांड करेंगे। आज आप लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, कुछ के पास। अब आप लोग डिमांड्स नहीं करते हो, बट ठीक है यार, महीने 2 महीने में एक जोड़ी कपड़े खरीद लें हम, बहुत है। मोबाइल अभी चल रहा है, चलने देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी, जैसे ही तुम ऑफिसर बन जाओगे, अब तुम लोग भी गाड़ियों की डिमांड करने लगोगे। तुम लोग भी कहोगे कि नहीं, हमें इस घर में अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो बड़ा घर चाहिए, हमको तो बड़ा फ्लैट चाहिए। तो वहां पे सीमेंट की, सरिये की, ईंटों की, इंफ्रा के सारे सामान की डिमांड्स बढ़ेंगी। यानी जिस इंसान के पास जितना पैसा होगा उतनी ज्यादा वो डिमांड करेगा, और जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, उतनी ज्यादा महंगाई होगी। यानी यहां से एक क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस इन्फ्लेशन की वजह, डिमांड भी ना हो कि इस इन्फ्लेशन की वजह क्या है? ये मनी है। अगर हम लोगों की पॉकेट से इस मनी को निकाल ले, इस मनी को छीन ले, तो वो डिमांड ही नहीं कर सकेंगे और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी फसाद की जड़ जो है वो डिमांड नहीं है, फसाद की जड़ है पैसा, ये मनी। जितना ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमारा अगला सवाल हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आता है? मतलब एकदम से आपके पास मनी सप्लाई आ गई, अभी तक तो कुछ नहीं था। मानते हैं कि आपके पास भाई नौकरी लग गई तुम्हारी, बट सभी की थोड़ा ना जॉब लग रही है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि मार्केट में एकदम से प्राइस राइज हो रहे हैं, एकदम से पैसा ज्यादा हो रहा है? अब उसकी बात समझिए। देखो, अब आपके पास 2 बैंक हैं, बैंक B1 एंड बैंक B2। बैंक B1 एंड बैंक B2। बैंक B1 ने कहा कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे देंगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे देंगे। बैंक B2 कह रहा है हम आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन दे देंगे। आप कौन से बैंक में जाएंगे? आप, ऑब्वियस है, आप बैंक B1 को चूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहां पे मुझे लोन सस्ता मिल रहा है। यानी यहां से हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर लोन सस्ते मिल रहे हैं, अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन मिले, तो हम लोन लेने जाएंगे, ठीक है। और उसी बैंक में जाएंगे जो कम ब्याज की दरों पे, जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, हम उसी बैंक में जाएंगे। अब आपकी मम्मा ने आपको ये कहा कि बेटा 5 लाख का लोन ले लेना बैंक से, हमको अपना नया घर बनाना है और 5 लाख का लोन ले लेना। आपने कहा नहीं नहीं मम्मी, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, मैं नहीं लूंगा।
मैं 5 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं तो केवल 2 ही लाख रुपए लाऊंगा, अपने को वापस भी तो करने हैं। अब होता क्या है, आप जैसे ही बैंक में पहुंचे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझा रही हूं मैं आपको, आप जैसे ही बैंक में पहुंचे, आपने देखा वहां कोई दिवाली ऑफर चल रहा है और बैंक वालों ने क्या कहा कि आप हमारे 1000th कस्टमर हैं, तो आपके लिए हम एक सुविधा कर रहे हैं, आपको एक सरप्राइज दे रहे हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% लग रहा है। आप खुशी के मारे बावले हुए जा रहे हो। आपने घर पे फोन किया कि मां अब मैं 5 लाख ही लाऊंगा क्योंकि अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम लग रहा है। यानी यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होता जाएगा, इंसान उतना ज्यादा लोन लेता जाएगा। यानी ये जो पैसा है ये कहां से आ रहा है, ये सस्ते लोन से आ रहा है, चीप लोन से आ रहा है। अगर बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे, वो कहे कि 5 नहीं 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने घर पे ही बैठ जाओगे कि नहीं, इतना ब्याज हम नहीं दे सकते। यानी जितने ज्यादा चीप लोन्स मिलेंगे, जितने ज्यादा सस्ते सस्ते लोन मिलेंगे, आप लोग उतना ज्यादा लोन बैंकों से लेके आएंगे, और जितना ज्यादा लोन आप लाएंगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास होगा, और जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा उतनी ज्यादा डिमांड आप लोग करेंगे, और जितनी ज्यादा डिमांड आप लोग करेंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन आप मार्केट में देखने को मिलेगा। ये रीजन होता है पूरी इन्फ्लेशन का, ये बेसिक है। जब हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे, इस सेशन के बाद जब हम मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे, तो वहां पे आपको इन्हीं सब चीजों में काम करना है। मैं आपको आरबीआई गवर्नर बना दूंगी, डिसीजन आपको लेने हैं मेरे साथ कि अब महंगाई हो रही है तो हम क्या करें, अब महंगाई कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए क्या करें, मार्केट में डिमांड बढ़ानी है तो क्या करें, मार्केट में डिमांड घटानी है तो क्या करें। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आराम से। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से इस कंसेप्ट को जानना कि इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ। बिकॉज डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा क्यों थी? बिकॉज लोगों के पास में पैसा आ रहा था। पैसा कहां से आ रहा था? बिकॉज बैंक्स ने चीप लोन्स पे, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना स्टार्ट कर दिया था। आप लोग भी बैंकों में जाके लोन लाने लगे कि इतना सस्ता लोन मिल रहा है, हम भी एक गाड़ी निकलवा लेंगे, इतना सस्ता है हम भी एक घर बुक करवा लेंगे। यानी जितनी ज्यादा आपको सस्ते सस्ते लोन मिलेंगे उतने ज्यादा आप लोग डिमांड करेंगे, उतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। यानी अब मान लीजिए आपको मैंने भारत सरकार का हिस्सा बना दिया, अभी से बना दिया, अभी एग्जाम नहीं दिया बट मैंने अभी से आपको भारत सरकार का हिस्सा बना दिया, और आपको कहा मैंने कि आप लोगों को ना ये महंगाई कंट्रोल करनी है। तुम कैसे करोगे? आप लोगों को महंगाई कंट्रोल करनी है। आप कहोगे मैम इट्स वेरी सिंपल, चीप लोन्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्यों ना हम इन चीप लोन्स को महंगा कर दें। हम इन चीप लोन्स को महंगा कर दें, हम कहें कि लोन्स चीप नहीं होने चाहिए, लोन्स चीप नहीं होने चाहिए। आप बैंक्स को ऑर्डर देंगे कि भैया 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दो, सबको 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दो, कोई लोन लेने नहीं आएगा। लोन लेने नहीं आएगा तो मैम उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। देखो आपने सॉल्व कर दिया। यानी प्रॉब्लम क्या था? चीप लोन्स। हमने क्या किया? इन्हीं चीप लोन्स को चीप ना करके इनको कॉस्टली कर दिया, हमने इनको कॉस्टली कर दिया। जब कभी भी आरबीआई या बैंक्स, मतलब बैंक्स तो आरबीआई की ही दिशा निर्देशों पे काम करेंगे, जैसा आरबीआई कहेगा वैसी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी बैंक्स को। तो आरबीआई ने मान लीजिए मार्केट में ऐसा कह दिया बैंक्स को कि आप लोग कोई भी 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम का लोन दोगे ही नहीं। यानी जब कभी भी आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है, लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहा है, इस चीज को क्या कहा जाता है? डियर मनी पॉलिसी। कि आरबीआई ने डियर मनी स्टांस अपनाया है। क्या कहा जाता है? डियर मनी पॉलिसी। हिंदी में कहेंगे इसको डियर मुद्रा नीति। डियर मनी पॉलिसी मींस आप मनी को डियर कर रहे हो। डियर का मतलब प्यारा कर रहे हो। प्यारा कब कोई चीज होती है? जब वो चीज कम होती है, जब वो चीज मुश्किल से मिलती है तब आपको वो चीज अच्छी लगती है, तब आपको वो चीज डियर लगती है। हम यहाँ पे पैसे को लेना मुश्किल बना रहे हैं, लोन को लेना मुश्किल बना रहे हैं। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके। तो अगर आपसे कोई कह दे कि आरबीआई ने ना डियर मनी पॉलिसी अपनाया है, तो आपके दिमाग में उसी वक्त क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा मनी को डियर कर रहे हैं, यानी मनी को महंगा कर रहे हैं, यानी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इट मींस हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तभी तो आरबीआई ने उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया है। अभी डियर मनी पॉलिसी को फिर बताऊंगी, बट अभी बस थोड़ा सा कोरिलेशन के लिए बातें बता रही हूँ। तो आपको ये लाइन समझ आ गई होगी कि ये पूरा जो स्लाइड है ये कह क्या रही है। रीजन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके इफेक्ट देखते हैं।
हम लोग समझ चुके हैं कि प्राइसेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज के वो राइज हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन है तो। सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में ही यही पढ़ा कि इन्फ्लेशन है क्या, राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। फिर ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? हमने देखा कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तब ये इन्फ्लेशन होता है। हमने देखा डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तब ये इन्फ्लेशन होता है। ओके। टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन से लड़ना है, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। अगर आपको इन्फ्लेशन से लड़ना है, ये जो बढ़ते दाम है इकोनॉमी के, हमें अगर इनसे टक्कर लेनी है, इनसे अगर लड़ना है, तो आरबीआई डियर मनी पॉलिसी को अपना रहा है। किसको अपना रहा है? डियर मनी पॉलिसी को अपना रहा है, डियर मुद्रा नीति को अपना रहा है। फिर से एक बार समझ लेंगे हम डियर मनी का कंसेप्ट कि व्हाट इज डियर मनी। देखो, डियर का मतलब क्या होता है? प्यारा, है ना। हम लेटर लिखते हैं माय डियर, मेरा प्रिय। डियर का मतलब होता है प्यारा। और कोई भी चीज प्यारी कब लगती है? जब वो चीज कम हो। जब वो चीज कम हो तब वो चीज प्यारी लगती है। ठीक है। लेस अमाउंट में हो तब वो चीज कम लगती है। कैंसर वाले से पूछ के देखो लाइफ क्या होता है, उसको यूं लगता है हे भगवान 2 घंटे और दे दे मुझे जीने के, मुझे 2 दिन और दे दे, मेरी जिंदगी में सांस भर दे, मैं पता नहीं क्या ही कर दूं। और हम लोग क्या कह देते हैं? हे भगवान उठा ले, क्योंकि हमको अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं हो रही है। और जो इंसान मरने वाला है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको ये लगता है कि थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ना जाने मैं इस पृथ्वी पे क्या कर देता। यानी कहने का भाव क्या है? कोई भी चीज जब कम होती है तब वो आपको प्यारी लगने लगती है, तब वो आपको डियर लगने लगती है। तो अब हमें क्या करना है? हमको डियर मनी पॉलिसी अपनाना है। हमको डियर मनी समझना है, यानी हम मनी को डियर बना रहे हैं, मनी को कम बना रहे हैं, मनी को प्यारा बना रहे हैं। मनी कम कब होगा? जब लोन महंगे हैं या लोन सस्ते हैं। आप कहेंगे मैम जब लोन महंगे हैं, मुश्किल से मिल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, उस केस में जो मनी है वो डियर कहलाएगा। यानी डियर मनी पॉलिसी क्या होता है? जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है, उसको हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। उसको हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं, यानी कि डियर मुद्रा नीति कहते हैं। ठीक है। जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोन्स पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी समझ लिया कि डियर मनी पॉलिसी मींस इंक्रीज इन लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी लोन देने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करना डियर मनी पॉलिसी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ करेंसी विल फॉल डाउन, इन इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर विल फॉल डाउन। ये वैल्यू ऑफ करेंसी विल फॉल डाउन का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ करेंसी से क्या मतलब है? महंगाई का। वैल्यू ऑफ करेंसी क्यों कम हो जाएगी इसको देखना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कुछ को तो इस इमेज से ही समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी जो है, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो रही है। ये क्यों हुआ? समझो बात को। आपके पास पहले भी 100 रुपीज का नोट था और आज भी आपके पास 100 रुपये का नोट है, या इस एग्जाम्पल को बाद में समझेंगे, पहले हम इससे भी इजी कंसेप्ट समझते हैं। आज के दिन हमारा अगर 1 रुपया गुम हो जाए, 1 रुपया 1 रुपी कॉइन हमारा अगर मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, कितनी देर परेशान रहोगे? 5 मिनट, 7 मिनट, हद है 5-7 मिनट। आपने देखा ऐसे ऐसे करके नहीं मिल रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, 1 रुपया था, क्या ही हो गया, 1 रुपया ही तो था। अब यहीं पे आपका 2000 रुपये का नोट जो है वो मिसप्लेस हो जाए, तो मुझे तो भैया 2 दिन तक नींद नहीं आने की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज के दिन 2000 के नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक वक्त था जब 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो मैंने देखा यार 1 रुपए में कुछ आता तो है ही नहीं, क्या ही परेशान होना इसके लिए, तो है ना। यानी उस 1 रुपए के कॉइन में आज के दिन कुछ नहीं आ रहा है, बट 2000 के नोट में आ रहा है। एक वक्त ऐसा होगा 2000 के नोट में भी कुछ नहीं आएगा। आज के दिन आपको 1 लाख रुपए तो ऐसे लगते हैं क्या ही है, 1 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए में कोई सामान आ ही नहीं रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आप लोग मनी की वैल्यू को गिरता हुआ देखेंगे। एक वक्त था जब 1 रुपया बहुत बड़ी चीज थी, 1 रुपया कमा रहा है वो, यानी एक अच्छा अमाउंट कमा रहा है। आज के टाइम का 20-30 हजार रुपया कमा रहा है वो। कोई अगर 1 रुपया कमाता था तो आज से लगभग 40 साल पहले 1 रुपया बहुत बड़ी वैल्यू थी।
आईएएस ऑफिसर्स की होती थी 10-10 रुपए सैलरी, तो जो आज 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं बेसिक सैलरी। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोग देखोगे कि वैल्यू ऑफ मनी जो है गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि अब उसमें इतना सामान ही नहीं आ रहा है। आज के दिन मुझे कोई 100 रुपीज का नोट दे रहा है। 100 रुपीज के नोट में मान लीजिए 2 केस लेती हूं, मेरे पास 100 रुपए का नोट है। दोनों ही केस में मेरे पास 100 रुपए का नोट है। यहां पे जो एप्पल है, एप्पल सेब, एप्पल के प्राइस हैं 2 रुपीज पर केजी। 2 रुपीज पर केजी एप्पल के प्राइस है। और यहां पे मैंने कहा 200 रुपए पर केजी एप्पल के प्राइस है। हमें यह देखना है कैसे महंगाई में वैल्यू ऑफ नोट यानी वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है। अब मुझे किसी ने 100 रुपए दे दिए, मुझे मेरी मदर ने 100 रुपए दे दिए, मम्मी ने मुझे 100 रुपए दे दिए। मैंने कहा अरे मम्मी इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हो? 50 केजी सेब आ जाएंगे इस 100 रुपए के नोट में, इतना पैसा मत दो मुझे। 50 केजी नोट, 50 केजी सेब आ जाएंगे, 50 केजी एप्पल आ जाएंगे, मम्मी इतना बड़ा नोट है ये। अब आज के दिन मुझे कोई 100 रुपए दे रहा है। मैंने कहा क्या मम्मी 100 रुपए दे रहे हो आप? हाँ, आधा किलो सेब भी नहीं आता इसमें, आधा किलो सेब आएगा इसमें, बहुत छोटा नोट है, मुझे और पैसा दो। यानी यही 100 का नोट एक वक्त था जब आपको इतना बड़ा लग रहा था, जब महंगाई नहीं थी, क्योंकि सामान ज्यादा आ रहा था। आपको उस नोट की वैल्यू लगेगी, सामान ज्यादा आ रहा था। आज यही 100 रुपए का नोट, क्योंकि इसमें सामान नहीं आ रहा, आपको बहुत तुच्छ लगने लगा, आपको बहुत छोटा लगने लगा। यानी वैल्यू ऑफ मनी जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर गिरती जाती है, क्योंकि आपकी खरीदारी की क्षमता गिरती जाती है। आप उतने ही रुपए में पहले से कम सामान ला पाते हैं। अभी आपको पता है हम लोग मॉल में जाते हैं, जब मॉल में जाते हैं तो अपने को ट्रॉली मिलती है ना, ट्रॉली मिलती है। उस ट्रॉली में हम बहुत ठूस ठूस के सामान भरते हैं। अब जैसे ही बिलिंग काउंटर पे गए तो हमने देखा अरे इतना सारा पैसा मांग लिया इन्होंने। तो हमने तो सोचा ये पहले वाला ही जमाना है, हमने तो सोचा इतना इन्फ्लेशन नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? सारा सामान आप निकाल रहे हैं, भैया ये भी नहीं चाहिए, भैया ये भी नहीं चाहिए, भैया ये भी नहीं चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, 1000 रुपए में हमारी ट्रॉली अच्छे से भर जाती थी, लेकिन आज के दिन 1000 रुपए में ट्रॉली में कुछ रखा ही नहीं जाता है। एक खिलौना आ रहा है, बच्चे का एक टॉय आ रहा है शायद 1000 रुपए का। यानी क्या हो रहा है, अब आप उतने ही रुपए में जितने में पहले खरीद पाते थे, पहले से कम सामान खरीद पा रहे हो, क्योंकि चीजें महंगी हो गई है। पहले 100 रुपए में 50 केजी सेब ला रहे थे, आज के दिन उस 100 रुपए में केवल आधा किलो ही सेब खरीद पा रहे हो। यानी आपकी परचेजिंग पावर महंगाई के साथ साथ गिरती जा रही है। योर परचेजिंग पावर विल फॉल डाउन एज इन्फ्लेशन, एज प्राइसेस विल राइज। जैसे जैसे प्राइस यानी कीमत, मूल्य बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदारी की क्षमता है, वो कम होती जाएगी। एंड इट विल बी बेनिफिटेड फॉर डेटर। डेटर के लिए इन्फ्लेशन अच्छा समय होता है। डेटर मतलब कर्ज लेने वाले के लिए, कर्ज लेने वाले के लिए फायदा होगा। कर्ज लेने वाले के लिए इन्फ्लेशन बेनिफिट देता है और कर्ज देने वाले को इन्फ्लेशन नुकसान देता है। कैसे देता है, अब इसको समझना। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मान लीजिए यहां पे है राम और यहां पे है रमेश, ठीक है, राम एंड रमेश। राम ने रमेश को 500 रुपीज दिए थे। कब दिए थे? 1 जनवरी 2012 को दिए थे, 2012 में दिए थे। राम ने कहा था देख 500 रुपए दे रहा हूं तुझे, बहुत पैसा, बहुत सामान आता है इस 500 रुपए में, संभाल के रखियो, ठीक है। और 1 जनवरी 2022 को या 2023 को तू मुझे 510 रुपए दे दियो, 10 रुपए ब्याज लगा रहा हूं तेरे ऊपर, टोटल इन टोटल 1 जनवरी 2023 को 510 रुपए रिटर्न कर देना मुझे, और अभी तुम 500 रुपए ले लो। अब रमेश ने जिस समय ये 500 का नोट लिया था, उधार लिया था, ये कौन है? ये डेटर है, ये कर्ज लेने वाला है। ये कौन है? ये डेटर है, कर्ज लेने वाला है। राम कौन है? क्रेडिटर है, कर्ज देने वाला है। राम क्रेडिटर है, कर्ज देने वाला। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं हिंदी भी लिख रही हूं, कर्ज देने वाला, और वो है कर्ज लेने वाला, ठीक है, कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला। राम ने रमेश को क्या कहा कि 500 रुपीज दे रहा हूं 1 जनवरी 2012 को, संभाल के रखना, और 1 जनवरी 2023 को मुझे 510 रुपए दे देना। अब मैं राम से मिली,
मैंने कहा यार राम, तू तो बड़ा फायदे में रहा, तू तो बैठे बैठे 10 रुपए कमा गया, है ना। राम कह रहा है यार काहे के 10 रुपए, आता तो कुछ नहीं इन 510 रुपए में, महंगाई इतनी हो गई है, क्या फायदा इन 10 रुपए का, क्या करूं मैं इन 10 रुपए का, कुछ आ ही नहीं रहा इनमें तो सामान, क्योंकि महंगाई हो गई है। लेकिन जब राम ने रमेश को रुपया दिया था, 500 रुपए दिए थे, तो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, वो एक बड़ा नोट था, उसमें काफी सामान आ रहा था, रमेश को फायदा हुआ। अब जब रमेश को वापस देने हैं तो बहुत छोटे से रुपए देने हैं, उसे बहुत कम रुपया देना है। मतलब अगर हम 2023 में खड़े होके देखें तो 510 रुपए कुछ भी नहीं है, और 2012 में खड़े होके 500 रुपए देख रहे थे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था। यानी कहने का भाव क्या है, राम ने एक बड़ा अमाउंट दिया रमेश को और एक छोटा सा अमाउंट मिला वापस। रमेश ने एक बड़ा अमाउंट लिया था और एक छोटा सा अमाउंट वापस किया, यानी डेटर को फायदा होगा हमेशा इन्फ्लेशन में। किसको फायदा होगा? इन्फ्लेशन में डेटर को फायदा होगा। तो ये हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट देखे, आप लोग देख लें, वैल्यू ऑफ करेंसी विल फॉल डाउन, परचेजिंग पावर विल फॉल डाउन एंड डेटर विल बी बेनिफिटेड। ठीक है, अब बिल्कुल इसके विपरीत, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम लोग डिफ्लेशन को समझेंगे। डिफ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं एस्पिरेंट्स? मुद्रा अपस्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशन क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति। होता क्या है ये, इसको समझिए। जब आपकी कोई चीज 10 रुपए की आ रही थी और उसके प्राइस फॉल होके, उसके प्राइस गिर के 7 रुपए हो रहे हैं, 5 रुपए हो रहे हैं, 3 रुपए हो रहे हैं, इस चीज को हम डिफ्लेशन कहते हैं। यानी जब प्राइसेस जो हैं वो गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या हो गया? फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की भी और सर्विसेज के भी प्राइसेस में फॉल आना, कमी आनी, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। ये क्यों होगा? बिल्कुल उसके ऑपोजिट, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। अब मेरे पास 5 बुक्स रखी थी वही वाली, लेने के लिए कोई एक ही व्यक्ति खड़ा है, एक ही पर्सन खड़ा है ना। अब मैं इसको कह रही हूं बाय 1 गेट 4 फ्री, ले जा यार, ये खराब हो जाएंगी। बाय 1 गेट 4 फ्री, क्योंकि मैंने क्यों निकाली ये सेल, मैंने इसके प्राइस क्यों कम किए? बिकॉज मैं देख रही हूँ डिमांड तो है ही नहीं और सप्लाई इतना पड़ा है कि खराब ना हो जाए। इससे बेटर ये है कि मैं इसको सस्ते दाम पे ही निकाल दूं, मैं इसको कम प्राइसेस पे ही निकाल दूं। शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आप इन बातों को, कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, बहुत सारा सप्लाई पड़ा है आपके पास में और आपकी डिमांड जो है बहुत कम है। आप देख रहे हो मार्केट में कोई इनको मांग ही नहीं रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप इनके प्राइसेस को कम कर देंगे। तो ये डिक्रीज इन डिमांड की वजह से होता है। अब सारी चीजें आपको अंडरस्टूड है कि डिफ्लेशन यानी प्राइस कम होना। क्यों हुआ प्राइस कम? बिकॉज डिमांड इज लेस देन सप्लाई। क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये डिमांड जो है वो कम क्यों हुई? लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव नॉट मनी, उनके पास पैसा नहीं है तो बहुत कम है, पैसा बहुत कम है। कहां से वो डिमांड करें? गाड़ी की, बाइक की, बड़े घर की, बड़े ऑफिस की, कहां से डिमांड करें? पैसा ही नहीं है उनके पास। ये पैसा कहां चला गया? क्योंकि मार्केट में लोन नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में लोन नहीं मिल रहे हैं, कहां से पैसा लाए? मिल रहे हैं तो वो इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं कि हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। यानी डिफ्लेशन कब होगा? जब आपको महंगे लोन मिल रहे हैं, जब आपको कॉस्टली लोन मिल रहे हैं, जब लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। आप लोग सोचेंगे यार क्यों लेना है ये लोन, वापस ही नहीं कर पाएंगे हम इसका इंटरेस्ट ही नहीं दे पाएंगे। यानी डिफ्लेशन यानी आपके प्राइस कम कब होंगे? जब पैसा नहीं है, पैसा ना होने की वजह से आप लोग डिमांड नहीं करेंगे। और पैसा कब नहीं है? जब लोन नहीं मिल रहा है, या लोन मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो ये बिल्कुल इन्फ्लेशन के ऑपोजिट है कि डिफ्लेशन होता क्या है। इसके बाद इसके इफेक्ट देख लेते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में फॉल आ जाता है। अच्छा जी, अब डिफ्लेशन से लड़ना है हमको। जो ये इतनी कम डिमांड हो गई है मार्केट में, उससे लड़ना है हमें। वो डिमांड बढ़ानी है, हमें वो डिमांड बढ़ानी है। तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई बैंक्स को क्या कहेगा? आरबीआई बैंक्स को कहेगा लोन को चीप कर दो, लोन को चीप कर दो। जो लोन आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो, वो लोन आप 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना शुरू कर दो, ताकि ज्यादा लोग लोन लेने आए। ज्यादा लोग लोन लेने आएंगे तो उनके पास पैसा होगा और वो लोग डिमांड करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई? आरबीआई चीप मनी पॉलिसी अपना लेता है। आरबीआई सस्ती मुद्रा नीति यानी चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करता है।
कब? अगर उसको डिफ्लेशन से लड़ना है तो। टू कॉम्बैट डिफ्लेशन आरबीआई विल फॉलो चीप मनी पॉलिसी। और चीप मनी पॉलिसी में होता क्या है? आरबीआई विल डिक्रीज लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। डियर मनी पॉलिसी में क्या था? डियर मनी पॉलिसी में क्या था? आरबीआई विल इंक्रीज लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां क्या है? आरबीआई विल डिक्रीज लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो चीप मनी पॉलिसी में लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। डिफ्लेशन में क्या होगा? आपका वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, यानी अब उसी 100 रुपए के नोट में आपको ज्यादा सामान मिलने लग जाएगा, बिकॉज सामान सस्ता हो गया। अब आपको वो 100 रुपए का नोट इतना बड़ा लगेगा कि हे भगवान, इतना सारा सामान आ गया, ये तो बड़ा कीमती नोट है। आपके दिमाग में वो वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी खरीदारी की क्षमता बढ़ गई है। अब हम ज्यादा सामान ला पाएंगे। 1000 रुपए में पूरी ट्रॉली भर जाएगी अब हमारी, जो मॉल में अगर हम चले जाते हैं तो। यानी कहने का भाव क्या है? जैसे ही प्राइस कम होते हैं वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्रेडिटर को फायदा होगा। क्रेडिटर को फायदा होगा कैसे? क्रेडिटर को कैसे फायदा होगा? यानी अब मैं क्या बता रही हूं आपको कि लोन लेने वाले, देने वाले को फायदा होगा। जो क्रेडिटर है, जो लोन दे रहा है, जो लैंडर है, देने वाले को फायदा होगा, लेने वाले को नुकसान होगा। कैसे? समझते हैं बात को। अब मैंने कहा वही है, राम था और रमेश था, है ना? राम था और रमेश था। राम ने रमेश को 500 रुपीज दिए थे। 500 रुपीज दिए थे, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, इस समय बहुत महंगाई थी। 500 रुपए रमेश को बड़ी मुश्किल से दिए और रमेश बोला यार क्या ही 500 रुपए दे रहे हैं, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है ना? 500 रुपए चल दे दे, कोई बात नहीं, मेरी तो मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। 500 रुपए में ज्यादा सामान आ नहीं रहा है। और राम ने इसे कहा कि तू जब वापस करे तो 1 जनवरी 2030 को तू मुझे 510 रुपए दे दियो। और इस समय मार्केट में डिफ्लेशन है। आप ऐसा मान के चले, इस समय मार्केट में डिफ्लेशन है। अब राम ने रमेश को छोटा सा रुपया दिया था, मतलब जब 2023 में दिया था, महंगाई ज्यादा थी, 500 रुपए छोटा सा नोट था। लेकिन जब वापस लिया तो 510 रुपया लिया, और इस 510 रुपए के समय डिफ्लेशन था, यानी 510 रुपए में बहुत सारा सामान आ रहा था। तो फायदा किसको हुआ? राम को हुआ। कर्ज देने वाले को हुआ, यानी क्रेडिटर को फायदा हुआ। क्रेडिटर विल बी बेनिफिटेड इन केस ऑफ डिफ्लेशन। आई होप आप लोग समझ गए हैं। नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखना, आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक नया टर्म है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड, एक नया शब्द आया एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सबका सम्मेशन, सबको मिला दो। मेरी डिमांड, आपकी डिमांड, उनकी डिमांड, उनकी डिमांड, ए की डिमांड, बी की डिमांड, जेड की डिमांड, सबकी डिमांड को मिला दो, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। मार्केट की टोटल डिमांड जब टोटल सप्लाई से बढ़ जाती है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जा रही है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्या मतलब है? आप लोग जितना प्रोड्यूस कर सकते थे आप उतना कर रहे हो। जितनी आप में कैपेबिलिटी थी, जितनी फैक्ट्रीज में, जितनी इंडस्ट्री में, जितनी खेतों में कैपेबिलिटी थी, वो उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं। वो जितना दे सकते थे उतना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्शन दे ही नहीं सकते, आप सप्लाई दे ही नहीं सकते, बिकॉज आप तो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थे। आपने घर के और बच्चों को भी लगा दिया, तुम भी प्रोड्यूस करो, तुम भी प्रोड्यूस करो, तुम भी आ जाओ फैक्ट्री में, तुम्हें भी काम करने को मिलेगा। यानी ये वो सिचुएशन है जब ओवर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, हर बच्चे को एक की जगह 4-4 नौकरियां मिल रही है। यानी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई बहुत कम है। उस केस को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब कि जो ये गैप आ गया है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने सभी बच्चों को भी नौकरियां दे दे के तो भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं डिमांड की, तो भी हम सप्लाई उतनी नहीं दे पा रहे हैं जितना डिमांड है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। यानी हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोगों से उनका पैसा लेना पड़ेगा ताकि वो डिमांड ना कर सके, है ना? यानी मॉनेटरी पॉलिसीज की मदद से। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आप समझेंगे भविष्य में, हमें अभी इसी के बारे में ही जानना है बहुत सारा। गवर्नमेंट आपके ऊपर सब्सिडी कम करने लग जाए, गवर्नमेंट कहे नहीं नहीं टैक्स में ज्यादा पैसा दो ताकि तुम्हारी जेब में पैसा ना बचे, और आप लोग, तुम्हारी जेब में पैसा ना बचे और आप लोग क्या करें? पैसा ना होने की वजह से
जेब में पैसा नहीं है, आप लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे। पैसा ही नहीं बचा तो डिमांड कहां से करेंगे, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर खर्चा कम कर देगी कि मैं सब्सिडी नहीं दे रहा तुमको, सब्सिडी नहीं दोगे तो मतलब आपको आपकी जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ा ना। पहले तो गवर्नमेंट आपके ऊपर स्पेंड कर रही थी कि ठीक है तुम 500 का ही सिलेंडर लो, 500 रुपए हम सब्सिडी दे देंगे, यानी आपकी जेब में वो 500 रुपए एक्स्ट्रा बच जाता था खर्च करने के लिए, डिमांड करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्योंकि तुमने तो बहुत डिमांड बढ़ा दी, हम तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहेगी हम तुम्हें सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे हैं। स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इट मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपना कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने स्पेंड, इट मींस आपकी जेब से अब खर्चा ज्यादा होने लगा। अब आपको सिलेंडर 500 का ना मिलके आपको ही पूरे 1000 के 1000 देने पड़ेंगे, आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आपकी जेब में बाकी डिमांड्स करने के लिए पैसा नहीं बचा। ठीक है, टैक्स को बढ़ा देंगे कि नहीं 100 रुपए कमा रहे हो तो 90 रुपए हमें दो, ताकि आप केवल 10 ही रुपए की डिमांड कर सको। तो ये डिमांड को कंट्रोल करने के तरीके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देना, ये चीजें हमने देखी। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल करने पे आती है, आरबीआई के अलग तरीके होते हैं महंगाई कंट्रोल करने के। सरकार क्या करती है, सरकार अपनी सब्सिडीज को कम कर देती है ताकि आप लोग खर्चा ज्यादा करने लग जाएं, आप अपनी जेब से खर्च ज्यादा करने लग जाएं। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को कम कर देती है कि हम मदद नहीं करेंगे, आप अपना खर्चा करो, खुद करो, ताकि आप लोग डिमांड कम करें बाकी चीजों पे। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं। पहले आपकी जेब में मान लीजिए आपकी सैलरी 1000 रुपीज थी, गवर्नमेंट कहती थी इसमें से 100 रुपए हमें टैक्स दे दो, आप लोग 900 रुपीज की डिमांड करते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि तुम्हारी डिमांड हमें कंट्रोल करनी है, ऐसा करो 600 रुपए हमें टैक्स के दो, आप केवल 400 रुपए की डिमांड करो। यानी गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को इंक्रीज कर देगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई बहुत सारी है, सप्लाई बहुत सारी है, आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लगा के, आपने सभी बच्चों को बुला के, सबको नौकरियों पे लगवा के बहुत सारी सप्लाई दे दी और वो माल अब बिक ही नहीं रहा है, यानी डिमांड जो है वो हो ही नहीं रही और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब आप क्या कहोगे बच्चों को, माल पहले ही पड़ा है, गाड़ियां पहले ही 500 गाड़ियां खड़ी है स्टॉक यार्ड में और बनानी ही नहीं है, तुम चलो जाओ भाग जाओ यहां से, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और गाड़ियां नहीं बनानी है, ऑलरेडी बहुत सारी सप्लाई पड़ी हुई है, अभी तो यही स्टॉक नहीं निकला। तो ऐसी सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। क्यों आया, बिकॉज लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम डिमांड करो, तुम्हारा खर्चा हम करेंगे, हम तुमको सब्सिडी देंगे। आपके जेब में 1000 रुपए हैं तो ठीक है, तुम 200 रुपए का सिलेंडर ले लो, 800 रुपए हम आपको देंगे और वो 800 रुपए जो तुम्हारी पॉकेट में बचे हैं फिर तुम कहीं और खरीदोगे और कहीं खर्च करोगे, आप कुछ और चीज की डिमांड करोगे। यानी इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो कर देगी। ठीक है, ताकि आपको सस्ते सस्ते ब्याज पे लोन मिल सके और आप लोग ज्यादा डिमांड कर सकें। दिस इज डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू, हाई इन्फ्लेशन लेवल किस वजह से होता है, जब मनी सप्लाई कम है, ज्यादा है, कोई चेंज नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा महंगाई, यानी कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो रही है तभी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऑपोजिट को क्या कहते हैं, सिंपल, डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ये बाकी टर्म्स क्या है वो समझेंगे इन फ्यूचर क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, अ गवर्नमेंट रिजोर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी आपकी जेब में पैसा कम छोड़ना है, गवर्नमेंट क्या करे, अपने टैक्स इंक्रीज कर दे, अपनी सब्सिडी रिड्यूस कर दे। गवर्नमेंट कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल सही बात है ना। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी कि हम खर्चा नहीं करेंगे, तुम खुद अपनी जेब से खर्चा करो ताकि आपके पास बाकी चीजों की डिमांड का कम पैसा बचे। गवर्नमेंट सब्सिडीज को रिड्यूस कर देगी, अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कॉन्टिन्यूअसली। जब जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज के वो कम होते जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, अभी अभी हमने समझा, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। आंसर विल बी ए, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। प्राइस राइज हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन, गिर रहे हैं तो डिफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 5, when the central government reduces the value of domestic currency in terms of foreign currency, this phenomena is called। ये कोई दूसरे टॉपिक का आ गया है, एक्सचेंज रेट का आ गया है, मैं इसका आंसर तो बता देती हूं।
ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ, इसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। बट अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए परेशान मत हो, ये गलती से यहाँ पे आ गया है दूसरा क्वेश्चन, तो इस पे परेशान मत हो। तो उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं और आप लोग इतना टॉपिक समझ चुके हैं। आगे हम इन्फ्लेशन को लेके और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।